हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी गाइस। आज की क्लास है हमारे पीजीटी स्टूडेंट्स के लिए। आज की क्लास में मैं आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक बट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, ठीक है, जिसका नाम आपने कभी भी नहीं सुना होगा बट हर बार स्टेट में इससे क्वेश्चन आता है और आपका दिमाग घूम जाता है कि क्वेश्चन आया है तो आया किस टॉपिक से है, किस ब्रांच से है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा ही टॉपिक करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आज आपको करवाने जा रही हूँ हैडन महोदय का मानव प्रजातियों का वर्गीकरण, जो कि आपके एचटेट में हर बार पीजीटी लेवल पर क्वेश्चन आता है। तो हैडन महोदय ने प्रजातियों का वर्गीकरण किया था गाइस, प्रजातियों का, ठीक है, मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया था, क्लासिफिकेशन किया था, मानव प्रजातियों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था उनके शारीरिक लक्षणों के आधार पर। ठीक है, शारीरिक लक्षणों के आधार पर, जैसे नाक के आधार पर, सिर के आधार पर, बालों के आधार पर, इस तरीके से। और इनसे एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है, आपको क्वेश्चन देखोगे ना तब समझ में आएगा। ठीक है, उससे पहले जो मानव प्रजाति थी उसमें हमारी 3 मेन मानव प्रजातियां आती है। थोड़ा सा समझ लो मानव प्रजातियों के बारे में। तो सबसे पहले आई थी निग्रो या निग्रोइड मानव प्रजातियां। ठीक है, निग्रो या निग्रोइड मानव प्रजातियां। कहा जाता है कि सबसे पहले जो प्रजातियां यानी मनुष्य जो बसना शुरू हुआ था भूमध्य रेखा के आसपास वाले एरिया में। वहां पर आप सबको पता है सारा साल बहुत अधिक तापमान होता है और वर्षा होती है। तो भूमध्य रेखा के आसपास वाला एरिया सारा साल गर्मी भयंकर। ठीक है, तो ऐसे एरिया में जहाँ तेज धूप पड़ती है सारा दिन, तो लोग कैसे होंगे भाई? काले होंगे, है ना। सारा दिन आप खुद सूर्य की रोशनी में तेज धूप में बैठ के देखो, रहोगे ऐसे एरिया में तो अपने आप रंग काला होगा। तो निग्रो या निग्रोइड जो मानव प्रजाति थी शुरुआत में वो बिल्कुल उसका रंग काला था। ठीक है, और इसके बाद दूसरे नंबर पर देखो, ये कहा जाता है कि जो निग्रो प्रजाति थी उसको थोड़े टाइम बाद महसूस होने लग गया कि जो भूमध्य रेखा है उससे ऊपर वाला एरिया रहने के तरीके से बेस्ट है। ठीक है, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा वाला एरिया। तो ये वाली जो प्रजाति थी थोड़ा ऊपर, इसमें से कुछ लोग थोड़ा ऊपर की ओर खिसक गए, थोड़ा नीचे की ओर आकर रहने लग गए, यानी कर्क और मकर रेखाओं के आसपास वाले एरिया में। तो वो कहलाई काकेशियड मानव प्रजाति। कौन सी कहलाई भाई? काकेशियडी बोलते हैं। ठीक है, तो काकेशियड मानव प्रजाति समझ में आ गया। तो ये जो प्रजाति थी ये आपकी पीत रंग की थी। ठीक है, जिसे हम गेहुआ रंग कह देते हैं ना, गेहुआ रंग। तो गेहुआ रंग की थी ये प्रजाति, काकेशियड प्रजाति। तीसरी आती है और लास्ट जो प्रजाति है मानी जाती है वो है या तो मंगोल या मंगोलियन या मंगोलियड, जो भी नाम आपको दिखे। तो ये प्रजाति यानी मंगोल रहेगा आगे, मंगोलियड प्रजाति। अब ये प्रजाति क्या मानी जाती है? काकेशियड से भी कुछ लोग और भी उत्तर और दक्षिण की ओर खिसक गए, यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक वृत्त के आसपास वाला एरिया और 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक वृत्त के आसपास वाला एरिया। और इस एरिया में जहाँ सारा साल आपकी बर्फ पड़ती है, धूप का तो नामो निशान नहीं है, तो यहाँ के जो लोग थे वो बिल्कुल गोरे थे भाई, सफ़ेद रंग के थे। तो ये थी प्रजाति मंगोलियड। ठीक है, तो ये मानव प्रजातियों का नॉर्मल क्लासिफिकेशन था। 3 प्रकार की मेनली मानव प्रजातियां। अब जो लोग थे पुराने टाइम के, तो उन लोगों को हैडन महोदय ने उन मानव प्रजातियों को उनकी सिर की बनावट, नाक की बनावट, बालों की बनावट, ठीक है, और भी अनेक चीज़ें शामिल की थी, आंखों का रंग, और भी आपकी बहुत सारी चीज़ें थी भाई। ठीक है, शरीर का कद भी शामिल किया था, कितना लंबा, छोटा है, मध्यम है, तो ये सारी चीज़ें। तो हैडन महोदय ने मानव प्रजातियों को उनके शारीरिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया था। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि किसका फेमस है भाई, किसका फेमस है मानव प्रजातियों का वर्गीकरण उनके शारीरिक लक्षणों के आधार पर? तो वो कौन सी फेमस पर्सनैलिटी थी? हैडन महोदय। इसको आपको याद रखना है। अब देखो कैसे कैसे इसने क्लासिफिकेशन किया था। तो सबसे पहले शरीर के कद को उठाया था, शरीर के कद को। बट गाइस, कद आप हाइट सभी जानते ही हो, ठीक है, बट ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं माना गया, कद ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं माना गया और ये इम्पोर्टेंट बेस भी साबित नहीं हुआ किसका? मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का। ठीक है, फिर भी इसने शरीर के कद को शामिल किया और इसने अलग अलग पार्ट्स बनाए। अब ये जो पार्ट्स है ना, इनसे एचटेट पीजीटी में क्वेश्चन आता है। देखो कैसे। इसका सबसे पहला था भाई बहुत छोटा कद,
बहुत छोटा कद, इसमें इसने माना कि जो आपकी 146 सेंटीमीटर से भी कम हाइट के जो लोग होंगे ना, उसको शामिल किया इसने बहुत छोटे कद के अंदर। नेक्स्ट इसने माना छोटा कद, छोटा कद। तो भाई 146 से लेकर, क्योंकि 146 से कम तो हमारे बहुत छोटे कद में शामिल थे, तो 146 से लेकर आपके 156 सेंटीमीटर तक हाइट वाले लोगों को इसमें शामिल किया गया। नेक्स्ट आया, ये 2 हो गए। नंबर 3 मध्यम कद, मध्यम कद, कद आएगा यहाँ पे मध्यम कद। इसमें इसने शामिल किया 156 से लेकर 165 सेंटीमीटर वाले लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट आया मध्यम कद हो गया। इसके बाद हमारा आएगा लंबा कद, लंबा। हैडन मोहद्दे के अनुसार था ये वर्गीकरण। ठीक है, शरीर के कद को इसने कितने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था। लंबा कद की बात करें तो गाइस इसमें इसने माना 165 से 169 सेंटीमीटर हाइट वाले लोगों को इसमें शामिल किया। और सबसे लास्ट सबसे लंबा कद या बहुत लंबा कद, तो इसमें आपके 169 सेंटीमीटर प्लस वाले लोगों को शामिल इसने किया। ठीक है, तो अब एचटेट में क्वेश्चन कैसे आता है। एचटेट में आपसे ये पूछ लेगा कि हैडन मोहद्दे के अनुसार जो उन्होंने शरीर के कद का क्लासिफिकेशन किया था, उसमें मध्यम कद कितने से कितने सेंटीमीटर तक है, मध्यम कद कितने से कितने सेंटीमीटर तक है, लंबा कद, सबसे लंबा कद कितने सेंटीमीटर तक था, बहुत छोटा कद कितने सेंटीमीटर तक था। तो इस तरीके से 1 नंबर का क्वेश्चन आप एचटेट पुराने प्रीवियस ईयर के एग्जाम उठा के देखोगे ना, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन दिखेगा वहाँ पे। ठीक है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपका इस टेबल से बनता ही बनता है। और एचटेट के लिए तो नहीं, ये आज जो मैं टॉपिक करवा रही हूँ इतना, ये कह लो इतना फेवरेट है ना एचटेट वालों का, एचएसएससी वालों का, जो भी एग्जाम पुट करते हैं इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन डालते हैं। मैंने हर बार एचटेट में इस टॉपिक से क्वेश्चन देखा ही है। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि एचटेट में इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आया हो। कई बार इस तरीके से, कई बार टेबल से क्वेश्चन आता है, तो ऐसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखो भाई, ये तो था शरीर का कद। अब आगे आता है, तो आपको इतना पता होना चाहिए, आपको ये टेबल बिल्कुल अच्छी तरीके से लर्न होनी चाहिए कि हैडन मोहद्दे ने किस तरीके से हाइट को डिवाइड किया था। ठीक है, अलग अलग प्रजातियों में। नेक्स्ट आता है सिर। नंबर 2 उसने किया था सिर या कपाल का आकार, सिर या कपाल भाई सिर को ही कहते हैं, इसका पर्यायवाची है का आकार। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट बेस माना गया था मानव प्रजातियों के क्लासिफिकेशन में। आधार क्यों? क्योंकि देखो हाइट हमारी बदलती रहती है, होता रहता है भाई। लंबे माँ बाप के कई बार बच्चे छोटे छोटे रह जाते हैं, और छोटे छोटे माँ बाप के कई बार बच्चे की हाइट लंबी रह जाती है। नॉर्मल तौर पर जितनी हाइट माँ बाप की होती है, नॉर्मल तौर पर बच्चों की भी उतनी ही जाती है। बट कई बार अपोजिट भी चीज़ें हो जाती है, क्या पता कौन सा जीन्स प्रभावी हो जाए। बट यहाँ पर सिर और कपाल के आकार की बात करें ना, तो इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं देखे जाते, ज़्यादा परिवर्तन नहीं देखा जाता सिर में या कपाल के आकार में। अब इसको क्या था भाई, जो मानव शास्त्री थे उन्होंने ये जो आपका सिर या कपाल का आकार है, इसके लिए उन्होंने एक सूचांक का यूज किया जिसे कहा गया शिरस्ये सूचांक। शिरस्ये सूचांक एक फार्मूले का यूज किया गया था सिर के आकार को निकालने के लिए। सिर के आकार को निकालने के लिए एक फार्मूला बनाया गया, और इस फार्मूले को किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया? शिरस्ये सूचांक। ठीक है, या फिर एग्जाम में आपको मिलेगा कपालिक सूचांक, कपालिक सूचांक। तो इन दोनों चीज़ों में से जो भी आपको मिले देखने को, तो कपालिक सूचांक और शिरस्ये सूचांक। अब इधर देखो, इसके लिए एक फार्मूला इन्होंने यूज़ किया कि किस तरीके से हम सिर का आकार हम कैसे निकालेंगे। तो भाई कुछ नहीं, जो भी सिर है तो सिर की चौड़ाई उसको डिवाइड कर देंगे सिर की लंबाई से। सिर की चौड़ाई को डिवाइड करेंगे सिर की लंबाई से और इनटू में कर देंगे 100। अब एचटेट पीजीटी में ये क्वेश्चन आ चुका है, एचटेट पीजीटी में ये क्वेश्चन आ चुका है। ये फार्मूला दिया जा चुका है कि शिरस्ये सूचांक को किस फार्मूले के द्वारा, हैडन मोहद्दे के अनुसार या मानव शास्त्रियों के अनुसार किस फार्मूले के द्वारा सिर का आकार या कपाल का आकार निकाला जाता है, या शिरस्ये सूचांक निकाला जाता है, या कपालिक सूचांक निकाला जाता है। और ऑप्शन में आपका ये था भाई,
ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो सिर की चौड़ाई और सिर की लंबाई, ऊपर चौड़ाई आएगा, इस चीज को याद रखना। एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा जिसमें ऊपर लंबाई होगा नीचे चौड़ाई होगा, है ना, ध्यान रखना, ऊपर चौड़ाई और नीचे लंबाई इनटू में 100। अब इसने टेबल भी दी। टेबल क्या थी भाई, इसने सिर लंबा किसका माना, एक तो लंबा सिर माना, एक मध्यम सिर माना, एक छोटा सिर माना। इसने टेबल भी बनाई और इन 3 पार्ट्स में टेबल को बनाया। लंबा सिर किसका माना, जब हम कपाल सूचांक निकालेंगे ना, तो जिसका कपाल सूचांक 77 से यानी 77 से कम होगा, ध्यान देना इस चीज पे, लंबा सिर किसका होगा, जिसका सूचांक 77 से कम होगा। और भाई मध्यम सिर किसका होगा, जिसका 77 से 81 के बीच सूचांक होगा। सिरस्य सूचांक कितना होगा, 77 से 81 के बीच। और छोटा सिर किसका माना भाई, जिसका 81 सूचांक से अधिक होगा, यानी जितना अधिक उतना छोटा। उल्टा है यहाँ पर, कभी पजल हो जाओ, ठीक है भाई, छोटा नहीं चौड़ा, हम लंबाई और चौड़ाई निकाल रहे हैं ना, तो चौड़ा करना है यहाँ पर। तो चौड़ा सिर किसका होगा भाई, जिसका सूचांक 81 प्लस होगा, ठीक है। मध्यम सिर किसका होगा, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों चीज बैलेंस में, 77 से 81। और लंबा सिर किसका होगा, 77 से कम। तो एक बार एचटेट पीजीटी आई थिंक 2011 यानी 12 का जो भी पेपर था, उसमें यह क्वेश्चन आया हुआ था कि मध्यम सिर सूचांक कहाँ से कहाँ तक है। हैडन के अनुसार या मानव शास्त्र के अनुसार आपसे जो भी डाल दे, टेबल यही रहेगी, ठीक है। तो आंसर था 77 से 81 सूचांक के बीच, ठीक है भाई। तो वीडियो का लास्ट तक देखना, अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं। और आज इसी वीडियो के बाद मैं अपने कोर्स के बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगी। आगे देखो, तो ये सिरस्य सूचांक था, कपालिक सूचांक, इस तरीके से इस फार्मूले का यूज होगा। और लंबा सिर, मध्यम सिर और चौड़ा सिर, इन तीनों की नंबरिकल आपको याद रखनी पड़ेगी, कहाँ से कब तक, ठीक है। जैसे हाइट की टेबल याद रखनी है, और इसके बाद हमारे सिर के लिए भी जो टेबल है इसको भी याद रखोगे और फार्मूले को भी याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है बालों की बनावट। अब भाई बालों की बनावट, इसके लिए ज्यादा कोई फार्मूला यूज नहीं हुआ था, ठीक है। बालों की बनावट के लिए कोई फार्मूला यूज नहीं हुआ था। ऐसा कहा गया था, शुरू में जो प्रजाति आई उसके बाल कैसे थे, घुंघराले थे, ठीक है। काले काले बाल थे, जैसे निग्रो, काले काले बाल थे और घुंघराले बाल थे, यानी छल्लेदार बाल भी कहते, कुछ इस तरीके के काले काले बाल थे भाई, छल्लेदार थे और बहुत ज्यादा घने थे। उसके बाद जो आपकी आई थी काकेशियड प्रजाति, ये कहा गया जो काकेशियड प्रजाति थी उसके बाल थे लहरदार, जो हवा में लहराते हैं ना, तो इस तरीके के लहरदार बाल, ठीक है, इस तरीके के लहरदार बाल थे, पतले थे और मुलायम थे काकेशियड के। मंगलोइड प्रजाति की बात करें तो इनके जो बाल माने जाते थे बिल्कुल स्ट्रेट, जो आजकल की लड़कियों को पसंद होते हैं ना स्ट्रेट हेयर, वही थे मंगलोइड प्रजाति के। जो बिल्कुल लास्ट में आई थी, ये लास्ट में आई थी, ये सबसे पहले आई थी, ये बीच की है। तो मंगलोइड प्रजाति के जो बाल माने जाते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, लंबे और थोड़े कड़क बाल होते थे इसके, ठीक है, कड़े कड़े बाल होते थे, यानी खड़े खड़े टाइप में। तो इस तरीके के बाल होते थे मंगलोइड प्रजाति के। तो इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, कोई टेबल नहीं है, बस इतना याद रखना, निग्रो के बाल कैसे थे, काकेशियड के लहरदार थे, पतले थे, मुलायम थे, और मंगलोइडियन के भाई आपके स्ट्रेट हेयर थे, तो जो आजकल की लड़कियां पसंद भी करती हैं। नेक्स्ट आता है नासिका का, और नासिका का मोस्ट इंपोर्टेंट है, नासिका यानी नाक, संस्कृत वर्ड है नासिका और हिंदी में हम नाक कहते हैं, नासिका या नाक, ठीक है। अब ये जो नासिका और नाक है, हैडन महोदय के अनुसार नाक भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है मानव प्रजातियों की वर्गीकरण करने में, ठीक है भाई। और इसके लिए या नासिका या नाक को हम किसके द्वारा निकालते हैं, तो इसके लिए यूज होता है नासा सूचांक, नासा सूचांक के द्वारा आपका नाक या नासिका का निकाला जाता है, ठीक है भाई। नाक का भी सूचांक कैसे निकालना है उसके लिए भी आपका फार्मूला बिल्कुल सिर वाला फार्मूला यूज होगा। जैसे आपने नाक की यहाँ पे ऊपर क्या था, चौड़ाई था ना सिर में, यहाँ पर भी चौड़ाई रहेगा ऊपर, और नीचे रहेगा नाक की लंबाई, और इनटू में रहेगा 100। तो उसी फार्मूले के द्वारा आपका नासा सूचांक निकाला जाता है, बस सिर की जगह नाक आ जाएगा, इतना आप याद रखोगे, ठीक है। अब इसकी भी टेबल मोस्ट इंपोर्टेंट, और इसकी टेबल से भी एचटेट पीजीटी में क्वेश्चन आ चुका है।
एस्टेट पीजीटी में नाक की जो टेबल बनाई ना उसके बाद कि भाई किसको मध्यम नाक में डालेंगे, किसको लंबे नाक में, किसको चौड़े नाक में, तो उसकी भी एक टेबल है। सबसे पहले आया बहुत पतली नाक, बहुत पतली नासिका या नाक, नासिका भी बोल सकते, मैंने पहले ही लिख दिया, नासिका या नाक, तो बहुत पतली नाक, तो जिनका सूचांक 55 से भी कम होगा, जिनका सूचांक 55 से भी कम होगा वो बहुत पतली नाक वाली प्रजाति में शामिल किया जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है पतली नाक, नंबर 2, बहुत पतली के बाद पतली नाक। पतली नाक की बात करें तो इसमें 55 से 70 के बीच वालों को शामिल किया जाता है, यानी जिसका नासा सूचांक 55 से 70 के बीच आएगा उसको शामिल किया जाएगा पतली नाक के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट आता है गाइस मध्यम नासिका या मध्यम नाक। तो हमने लास्ट किस पे छोड़ा था, 70 पर। तो यहां पर हम बात करें तो आपका 70 से 85, ठीक है, तो 70 से 85 जिसका नासिका सूचांक होगा उसको शामिल किया जाएगा मध्यम नाक। भाई नॉर्मल नाक है, इसकी ना चौड़ी है ना पतली है, ठीक है, बढ़िया नाक है। नेक्स्ट आता है नंबर 4 चौड़ी नाक, चौड़ी नाक। चौड़ी नाक जिसका सूचांक आपका 85 से लेकर 100 के बीच में होगा उसको किसमें शामिल किया जाएगा, चौड़ी नाक के अंदर। और लास्ट आता है गाइस आपका 5वां बहुत चौड़ी नाक, बहुत चौड़ी। भाई जिसका नासा सूचांक 100 सेंटीमीटर कुछ नहीं आएगा, अगर मेरे मुंह से निकल गया है तो स्किप कर देना। 100 से, क्योंकि सूचांक में आपकी कोई यूनिट नहीं लगेगी इनके साथ, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं लगेगा, याद रखना इस चीज को। तो भाई बहुत चौड़ी नाक जो 100 से भी अधिक होगा नासा सूचांक उसे डालेंगे बहुत चौड़ी नाक में। तो ये इसकी थी नासा सूचांक की टेबल। तो किसको पतली नाक में शामिल करना है, किसको बहुत पतली में, किसको मध्यम नाक में, चौड़ी नाक और बहुत चौड़ी नाक। ये टेबल मोस्ट इंपोर्टेंट है फॉर एचटेट पीजीटी स्टूडेंट। ये पूरी वीडियो ही पीजीटी स्टूडेंट के लिए है, टीजीटी स्टूडेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है। टीजीटी में ये टॉपिक कहीं पर भी नहीं आता बस, ठीक है। तो पीजीटी स्टूडेंट हल्के में मत लेना, यहां से आपका 1 नंबर पक्का होगा एग्जाम में इस क्लास से, ठीक है भाई। तो नासिका सूचांक आपको पता चल गई। नेक्स्ट आता है रंग और वर्ण, और वो तो मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूं। रंग और वर्ण का कैसे पता चलेगा, तो रंग और वर्ण, रंग, भाई रंग को भी इन्होंने माना था कहीं ना कहीं, और रंग का तो आपको पूरा रीजन मैंने आपको पहले ही बता दिया। रंग के आधार पर यही तीनों प्रजातियां बांटी गई थी। निग्रो जो कि बिल्कुल काले लोग थे, काकेशियड जो कि गेहुआ रंग के पीत वर्ण के लोग थे, और मंगलोयड। और ये कैसे बसे, मैंने ये चीज़ भी स्टोरी सुना दी है पहले। भाई भूमध्य रेखा के आसपास निग्रो प्रजाति थी, ठीक है, और फिर निग्रो प्रजाति ऊपर की ओर खिसकते चले गए कुछ लोग इनमें से। तो काकेशियड कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास वाले एरिया में, और मंगलोयड आपके आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त के आसपास वाले एरिया में मिलते हैं। और रंग के साथ साथ आंखों का रंग भी इसमें शामिल किया था मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में। बट ये माना जाता है कि आंखों का जो रंग होता है वो काफ़ी हद तक पैतृक देन होती है, यानी माता पिता से हमें विरासत में मिलता है। तो जलवायु किसी भी एरिया की जो क्लाइमेट होती है वो बहुत कम प्रभावित करती है आंखों के रंग को, ठीक है। तो और भी आपके बहुत सारे लक्षण थे, बट हमें डिटेल नहीं पढ़नी, हमें रिटन एग्जाम नहीं देना ना, हमें पढ़ना अपने काम का। तो आपका जो इतना टॉपिक मैंने करवाया है ना, यहीं से ही आपका 1 नंबर का क्वेश्चन एस्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो इसका नासा सूचांक, और दूसरा भाई सिरस्से सूचांक, और तीसरा हमारा आता है जो शरीर का कद। ये तीनों आपको डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी, बिल्कुल टेबल भी याद रखनी पड़ेंगी। इन्हीं से एस्टेट में हर बार 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब इसके बाद मैंने बताया था कि भाई मैं अपने कोर्स के बारे में आपको बताऊंगी, क्योंकि अभी भी काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कॉल कर रहे हैं कि मैम क्या 1 महीने में कोर्स हो जाएगा, कि कोर्स इतना वाइड है। तो एक चीज़ थोड़ा सा 5 मिनट और लगा लो यहाँ पर। तो भाई पीजीटी ज्योग्राफी अगर पेड कोर्स की बात करें जो कि आपका अचीवर्स एकेडमी ऐप पर है, ठीक है, पीजीटी ज्योग्राफी का, तो इसमें मैंने लगभग 11 ब्रांचेस करवाई हुई हैं। जैसे मैं लिख देती हूँ फिर भी, जियोमॉर्फोलॉजी है भाई, जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, भू आकृतिक विज्ञान जिसे कहेंगे। सेकंड नंबर पर क्लाइमेटोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान। और थर्ड नंबर पर गाइस पढ़ती है आपकी जलवायु विज्ञान, ओशनोलॉजी, ओशनियोलॉजी यानी आपकी भाई समुद्र विज्ञान, ठीक है, बात करें आपकी समुद्र विज्ञान।
और इसके बाद मैंने नेक्स्ट है जो ब्रांच वो है थॉट ज्योग्राफी। थॉट ज्योग्राफी, थॉट ज्योग्राफी है, ठीक है। थॉट ज्योग्राफी यानी आपकी जो भौगोलिक विचारधारा का इतिहास, और थॉट ज्योग्राफी से पिछली बार और 2019 में भी और 2020 में भी 5-5 क्वेश्चन आए हुए हैं। एचटेट पीजीटी में 5-5 क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रही हूँ और मैंने उसमें देखा 5 क्वेश्चन आए हुए हैं थॉट ज्योग्राफी से। ये जो चारों के चारों ब्रांच है ना, 60 में से 30 नंबर के क्वेश्चन इन चारों में से आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी पॉपुलेशन ज्योग्राफी। नेक्स्ट मैंने करवाई है पेड कोर्स में पॉपुलेशन ज्योग्राफी। ये सारी ब्रांचेस कंप्लीट हैं पेड कोर्स में। नंबर 6 एक बार देख लो, कभी सोचो कि बहुत ही वाइड है भाई। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल, हिंदी में आर्थिक भूगोल। नंबर 7 पॉलिटिकल ज्योग्राफी। आप कहोगे भाई हिस्ट्री के सारे टॉपिक ना आगे, है ना, सारी ब्रांचेस नहीं आ गई, बट ये अलग है। आज का जो हमारा टॉपिक था ना, जो आपने अभी अभी पढ़ा, वो पॉलिटिकल ज्योग्राफी का टॉपिक था, ठीक है। हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आता, पॉलिटिकल ज्योग्राफी का था ये टॉपिक। नेक्स्ट आता है नंबर 8 ब्रांच जो हमारी थी रीजनल ज्योग्राफी। रीजनल ज्योग्राफी, ठीक है। और नंबर 9 पर जनरल ज्योग्राफी। जनरल ज्योग्राफी में कुछ ऐसे टॉपिक थे जो किसी भी ब्रांच का हिस्सा नहीं थे, जैसे सारे महाद्वीप, सारे महासागरों को पूरे डिटेल में पढ़ना, तो वो जनरल ज्योग्राफी में मिलेंगी आपको चीज़ें। 10 पर मैंने पढ़ाया ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। और 11th इज प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, ठीक है। तो इस तरीके से 11 ब्रांच है डिटेल में। अब क्वेश्चन ये आता है भाई, एचटेट पीजीटी का पेपर आ गया है 18-19, नियर अबाउट आपका 1 मंथ आपके पास है। अब बच्चे जो कोर्स लें, अगर अब आप कोर्स लो तो क्या आप एचटेट पीजीटी करेक्ट कर पाओगे? तो गाइस आप 100% एचटेट पीजीटी कर पाओगे। वो कैसे? देखो, आपको कुछ ब्रांचें जो कंप्लीट करनी पड़ेंगी पेड कोर्स में भी अगर आप लेते हो तो, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी में नियर अबाउट आपको 13 से 15 वीडियो मिलेंगी। अब इसमें जब आप मेरे साथ पेड कोर्स में जुड़ोगे तब मैं आपको एक चीज़ डिटेल में बताऊंगी कि बच्चों ये वीडियो स्किप कर दो, ये पढ़ लो। क्लाइमेटोलॉजी आपको पूरी डिटेल से पढ़नी पड़ेगी, इसमें आपको हर एक टॉपिक करना पड़ेगा। ओशनोलॉजी, इसका भी आपको हर एक टॉपिक करना पड़ेगा। और थॉट ज्योग्राफी, ये चारों ब्रांच आपको कंप्लीट और डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी। चारों ब्रांच, ये लगा लो आपके 30 नंबर का पेपर इन चारों ब्रांच से ही निकल जाएगा, ठीक है, इन चारों ब्रांच से ही। थॉट ज्योग्राफी की तो मुश्किल से 9-10 वीडियो सारी हैं, ओशनोलॉजी की भी 9-10 हैं, क्लाइमेटोलॉजी की आपकी 13 वीडियो है आई थिंक, और इसकी भी 13-14 वीडियो हैं। इस तरीके से अगर एक दिन में भी आप एक ब्रांच उठा लो, एक ब्रांच की एक वीडियो कर लो, अपने सब्जेक्ट को 3 घंटे ज़रूर दो भाई, ठीक है। अगर 45 प्लस नंबर चाहते हो, 50 नंबर चाहते हो अपने सब्जेक्ट में, तो 3 घंटे ज़रूर दो। उसके बाद पॉपुलेशन ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में आपका एक तो वो जनानकी संक्रमण सिद्धांत, ठीक है, डेमोग्राफिक जो ट्रांजिशन थ्योरी है तिवार्थम मोद्ये की, वो इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा इसमें कुछ थ्योरीज है जिनका केवल आपको नाम पता होना चाहिए। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में कुछ थ्योरीज हैं जिनका केवल आपको नाम पता होना चाहिए, थ्योरी के अंदर घुसने की नीड नहीं है। जैसे क्रिस्टालर महोदय का केंद्र स्थल सिद्धांत, तो आपको पता होना चाहिए केंद्र स्थल सिद्धांत किसने दिया ये थ्योरी, ठीक है, ये दी थी भाई क्रिस्टालर महोदय ने। आर्थिक भूगोल की बात करें तो भाई आर्थिक भूगोल में आपके जलमार्ग आ जाते हैं, सड़क मार्ग आ जाते हैं, व्यापार आ जाता है, तो और व्यापारिक गुट आ जाते हैं, तो इन सबको शामिल किया जाता है। इसको आप स्किप भी कर दोगे तो ज़्यादा लॉस नहीं होगा। 1 नंबर मुश्किल से आता है, ठीक है, 1 नंबर का कोई क्वेश्चन हेर फेर करके इकोनॉमिक ज्योग्राफी से आता है, तो जो स्टूडेंट अब पेड कोर्स ले रहे हो तो वो इसको स्किप भी कर देगा, तो ज़्यादा उसका लॉस होने वाला नहीं है। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, और आज जो मैंने टॉपिक करवाया ना वो पॉलिटिकल ज्योग्राफी से था, और वो टॉपिक आपको ज़रूर करना है। हमेशा 1 नंबर का क्वेश्चन उस टॉपिक से आता ही आता है, मानव प्रजातियों के वर्गीकरण से, है ना। उसके अलावा इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ नहीं है, बट आप थ्योरी का नाम याद रखना। इसमें 2 थ्योरी है पॉलिटिकल ज्योग्राफी में, एक तो आती है भाई केंद्र स्थल और उपांत स्थल सिद्धांत आते हैं, थ्योरीज आती हैं। वो थ्योरी कौन सी थ्योरी किसने दी, केवल इतना याद करना है, डिटेल में नहीं जाना उन चीज़ों में। डिटेल से कभी भी इसमें क्वेश्चन नहीं आता, सीधा पूछता है कि भाई ये थ्योरी थी, ये किसने दी, ठीक है। जैसे भाई फॉर एग्जाम्पल इतिहास धुरी का सिद्धांत किसने दिया, मैकेंडर महोदय ने, ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। और भाई उपांत स्थल थ्योरी किसने दी, स्पाइकमैन ने, तो इस तरीके से, ठीक है। तो आपको केवल थ्योरी और उस
का नाम किसने दी, वो बस इतना याद कर लो कि वो भी इनफ है। रीजनल ज्योग्राफी की बात करें तो इससे भी आपका ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा, और फिर भी इसकी भाई 4 से 5 ही वीडियो है पेड कोर्स में। और रीजनल ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ से भी आज तक एचटेट पीजीटी की बात करें तो ज़्यादा कुछ क्वेश्चन देखे गए नहीं हैं, तो इसको भी स्किप कर दोगे तो आपका कोई लॉस होने वाला नहीं है। नेक्स्ट आती है जनरल ज्योग्राफी। भाई जनरल ज्योग्राफी को आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, इसमें आपके सारे महाद्वीप, सारे महासागर और उनसे रिलेटेड जो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ है, तो ये आपको ज़रूर पढ़नी पड़ेगी। और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यू नो डैट कि 10 नंबर तो हमारे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से आते ही हैं, 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस ब्रांच को आप बिल्कुल डिटेल से और अच्छी तरीके से स्टडी करोगे। और प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से 5-6 क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है। 2 क्वेश्चन तो आरएफ से आते हैं, 2 क्वेश्चन तो आरएफ से आते हैं। और आरएफ निकालना मैंने अपने खुद के YouTube चैनल स्टडी विद दीपा सैनी पर भी और अचीवर्स एकेडमी दोनों पर पढ़ाया हुआ है ये टॉपिक, कि स्केल कैसे निकालते हैं, आरएफ कैसे निकालते हैं, फुल डिटेल से 1 घंटे की क्लास देके मैंने अच्छी तरीके से समझाया है। भाई मेरे चैनल का नाम है स्टडी विद दीपा सैनी, और मेरे चैनल पर आजकल मैं क्वेश्चन सीरीज करा रही हूँ पीजीटी ज्योग्राफी और टीजीटी ज्योग्राफी के लिए। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, पढ़ना चाहते हो तो मुझसे डेली, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मेरे चैनल पर चल रहे हैं एचटेट पीजीटी के, ठीक है। तो आपको लगे तो सब्सक्राइब कर लेना और जुड़ जाना मेरे चैनल के साथ भी। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की बात करें तो कुछ प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से आपके 5-6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जो कि मैंने डिटेल में आपकी पेड कोर्स में करवा रखी है। तो देखो मैंने कहा भाई रीजनल ज्योग्राफी छोड़ दो, इकोनॉमिक ज्योग्राफी छोड़ दो, पॉलिटिकल ज्योग्राफी को आपको केवल एक ही टॉपिक करना है। तो 3 ब्रांच तो लगभग बिल्कुल खत्म कर दी मैंने आपके लिए। पॉपुलेशन ज्योग्राफी से भी आपको नियर अबाउट सिर्फ 2 ही टॉपिक करने हैं, पॉपुलेशन ज्योग्राफी को भी छोड़ दो। तो कितनी ब्रांचेस पढ़ी। अब जनरल ज्योग्राफी और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये दोनों तो आप एचटेट टीजीटी में भी तो पढ़ चुके हो, ठीक है। टीजीटी लेवल में भी तो इन दोनों को पढ़ चुके हो, तो इनसे रिलेटेड नॉलेज आपको है। जनरल ज्योग्राफी और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया टीजीटी का पूरे सिलेबस यही दोनों तो हैं, दोनों पूरे सिलेबस में, तो इनको भी आप पहले पढ़ चुके हो। तो बचा क्या हमारे पास, क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोलॉजी और थॉट ज्योग्राफी, 4 ब्रांच ये और 5वीं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। अब मुझे बताओ इन 4 और एक 5 ब्रांचों में नियर अबाउट मैं कहूँ कि भाई 13 नंबर की है, ठीक है। 13 वीडियो हैं, तो 13 पंजे 65, तो 65 वीडियो आपको अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी। अब ये 65 जो वीडियो हैं, आप दिन में मुझे ये बताओ, मैंने 3 वीडियो करने के लिए बोला है, दिन में 3 वीडियो करोगे तो 30 दिन में 90 वीडियो हो जाएंगे आपकी, 90, और ये 90 वीडियो हो जाएंगी यानी इससे भी ज़्यादा। तो आप मुझे बताओ 1 महीने में आपका एचटेट पीजीटी की तैयारी हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर आप दिल लगा कर करोगे ना तो आराम से एचटेट पीजीटी की तैयारी कर सकते हो पेड कोर्स के साथ। अब जो बच्चे पेड कोर्स नहीं लेना चाहते तो भाई वो एक तो अचीवर्स एकेडमी ऐप पर भी मेरे वीडियोस हैं, उनको देखो, स्टडी विद दीपा सैनी पर भी है। अगर आप कोई स्पेशल बुक की बात कर रहे हो तो ऐसी कोई बुक नहीं है भाई एचटेट पीजीटी के लिए कि एक स्पेशल बुक से आपका पूरा एचटेट पीजीटी का सिलेबस कवर हो जाए। क्योंकि मैंने भी जब ये पेड कोर्स बनाया था ना तो सारी एमएससी की बुक्स, अब जो आज टॉपिक आपने पढ़ा है ना वो आपको एमएससी की बुक में भी नहीं मिलेगा, ऐसा टॉपिक है, ठीक है। तो वो नेट की बुक में से था। तो ये जो पूरा पेड कोर्स मैंने बनाया है ना, आप यकीन नहीं करोगे, 11th 12th BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, MSc फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर और नेट की बुक, इन सारी बुक से इंपॉर्टेंट डाटा उठाकर ये पूरा कोर्स तैयार किया गया है। तो टाइम गंवाना नहीं चाहते, बुक्स में माथा नहीं मारना चाहते, तो आपकी मर्जी है, पेड कोर्स ले सकते हो। पेड कोर्स का आपको बेनिफिट क्या रहने वाला है, ये रहने वाला है कि आपको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे भाई कंटेंट के लिए, सिलेबस के लिए। आपको हर एक जो भी आप टॉपिक पढ़ना चाहते हो वो फुल डिटेल के साथ आपको पेड कोर्स में अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। तो आगे मर्जी आपकी है, मैंने आपको पेड कोर्स के बारे में पूरा डिटेल से बता दिया है कि कैसे और क्या होगा और कैसे सिलेबस करने से आपका सिलेबस कवर भी हो जाएगा। और जो मैंने आज बताया है अगर इसे आप फॉलो करके चलते हो ना अच्छी तरीके से, तो भाई आपके 45 से 50 के बीच में नंबर आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर मेरे कहे रास्ते पर आप चलते हो और इसी तरीके से तैयारी करते हो तो 40 से 50 के बीच में आराम से नंबर आएंगे। अगर पेपर डिफिकल्ट आएगा तब, अगर पेपर नॉर्मल लेवल का है तो आपके 50+ नंबर आएंगे। और क्या चाहते हो, 50+ अपने सब्जेक्ट में आना, यानी एचटेट पीजीटी
क्रैक हो जाना, है ना। और आपकी बार तो एस्टेट पीजीटी क्रैक करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि स्क्रीनिंग है और स्क्रीनिंग में आपकी ज्योग्राफी की भी पोस्टेज हैं। तो आपकी बार अगर आपका क्रैक नहीं हुआ तो देख लो फिर कितने साल बाद आपकी नैया जाएगी। ठीक है, तो ये मत सोचो कि भाई पेड़ लेंगे पैसे खर्च करेंगे, पैसे एक ही बार खर्च करोगे, उसके बाद उसका जो अब देखो, अब आपने कोर्स ले लिया तो ये कोर्स आपका 6 महीने तक रहेगा आपके पास, और इन 6 महीने में आपका एचटेट पीजीटी हो गया। फिर स्क्रीनिंग एग्जाम भी तो है, स्क्रीनिंग में भी तो ये पेड कोर्स काम आएगा। फिर इन सारी चीज़ों को आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि स्क्रीनिंग में आएगा नेट लेवल से, और नेट में रीजनिंग, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, पॉपुलेशन, ज्योग्राफी, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा फुल डिटेल। ठीक है, तो स्क्रीनिंग एग्जाम में भी इसकी नीड रहेगी। बाकी भाई मर्जी आपकी है, मैंने फुल डिटेल बता दिया कैसे क्या करना है। अगर पेड कोर्स लेना है तो अचीवर्स एकेडमी ऐप आप ज्वाइन कर सकते हो। अचीवर्स एकेडमी मैं लिख देती हूँ, कई स्टूडेंट को ऐप का पता नहीं है। ठीक है, तो भाई ये है अचीवर्स एकेडमी ऐप। इस ऐप पर जाकर आपको पीजीटी पेड कोर्स दिख जाएगा ज्योग्राफी का, तो वहाँ से आप पेड कोर्स खरीद सकते हो। ठीक है भाई, ये ऐप है और ये है मेरे चैनल का नाम। जो बच्चे पेड कोर्स नहीं लेना चाहते और थोड़ी बहुत तैयारी करना चाहते हो तो मेरे चैनल पर भी आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएगी, काफ़ी कंटेंट है, तो उसको भी देखकर आपकी कुछ तो तैयारी हो ही जाएगी। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, कैसी लगी और कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू।